हेलो स्टूडेंट्स। सो आपके सामने हमने फिजिक्स पूरा, है ना, 24 वीडियोस में हमने रिवाइज कर लिया है। और अगर आपने अगर तक अभी कोई चैप्टर का वीडियोस नहीं दिखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे, है ना, आरपीएम जो सीरीज है, रिवाइज फिजिक्स इन मिनट्स, उसके लिंक पे जाके आप वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगेन मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। MST CET 2023, है ना, अभी 9th में से स्टार्ट हो रहा है। और जैसे बहुत सारे बच्चे, अभी आपके पास एडमिट कार्ड आ गया होगा, तो अब आता है कि व्हाट शुड बी डन एट द एग्जामिनेशन सेंटर, या मेनली एग्जाम को अटेम्प्ट किस तरह से करना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत सारे बार बच्चों को आता है बिकॉज क्या होता है कि आप जब कोचिंग में प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो बहुत सारे एग्जाम्स आपके ऑफलाइन होते हैं, साथ में आप घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे जहाँ पे आपके पास एग्जाम्स ऑनलाइन होते होंगे। तो जब एक ऑफलाइन एग्जाम पेपर आप अटेम्प्ट करते हो और साथ में एक ऑनलाइन एग्जाम का पेपर जब आप अटेम्प्ट करते हो तो दोनों की स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑफलाइन एग्जाम में आपको चीज़ों को सर्कल करना है ना, बट ऑनलाइन में वही चीज़ आपको डायरेक्ट मार्क करनी है, तो आपका टाइम ऑनलाइन में सेव होता है। बट अगर हम तब बात करते हैं ऑफलाइन एग्जाम के बारे में, तो हम ऑफलाइन एग्जाम्स में मेनली क्या कर लेते हैं कि हम एक साथ, हमारे पास एक पूरा पेज अवेलेबल है और हम गो थ्रू कर सकते हैं कि मुझे कौन से क्वेश्चन डायरेक्टली अटेम्प्ट करने हैं। सो मेरे पास वहाँ पे थोड़ी स्पीड वहाँ से बेटर हो जाती है। मैं चाहूँ वो पेज से स्टार्ट करता हूँ, बट यहाँ पे ऑनलाइन में ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। सो मैं अभी यहाँ पे एक जनरल गाइडलाइन थोड़ा सा आपको देना चाहूँगा बेटा, कि यहाँ पे आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपके पास एवरीवन, जिसको सबको पता है कि हमारा जो फिजिक्स और कैम है वो टोटल मिला के 1.5 आवर्स का है। यस, सो दिस इज बेसिकली जिसको मैं 90 मिनट्स पकड़ रहा हूँ। और सेकेंड, जो हमारा मैथ्स होगा बेटा, वो कौन सा होता है बेटा, वो भी हमारे पास 90 मिनट्स का है। यहाँ जो स्टूडेंट्स बायो के लिए प्रेफर करते हैं, जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स होते हैं, सो बेसिकली मैं यहाँ पे बायो/एम लिख देता हूँ। हमें पता है कि फिजिक्स कैम्प जब स्टार्ट होगा, है ना, तो आपको पूरा मिल के 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक, तो वी हैव टू अटेम्प्ट हाउ मेनी क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस। और जबकि यहाँ पे जो है मुझे अटेम्प्ट करने हैं 50 क्वेश्चंस इन मैथ्स एंड 100 क्वेश्चंस इन बायो। So with this, one thing is very clear that the bio and the maths is the very important subject in your MST CET. So मतलब आपको MST CET में आपको स्कोर करने के लिए बायो एंड मैथ्स होगा, पर वो पूरा डिपेंड करता है आपके फिजिक्स और कैम के पेपर के ऊपर। बिकॉज फीडबैक जो हमने लास्ट हमारे बच्चों का लिया है, उसके पहले लिया है, अगर आपका फिजिक्स कैम थोड़ा 19-20 भी जाता है ना, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके नेक्स्ट पेपर पे पड़ता है, एंड विच प्लेज अ वेरी बिग रोल। एंड ये चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए बेटा, है ना। आपको एक चीज समझनी है, एक पेपर खत्म हुआ तो वो चीज, वो माइंडसेट आपको वहां पे रख देना है और आपको नेक्स्ट पेपर पे जाना है। एक चीज बच्चे जो गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो हमारा सीईटी गेम है वो हाई स्कोरिंग गेम है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई करना चाहूंगा। यस, इट्स अ हाई स्कोरिंग गेम, पर वो हाई स्कोरिंग गेम विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर शिफ्ट है। तो हमें देखना है कि जेई की तरह ये भी शिफ्ट वाइज हो चुका है, और शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल चेंज होता रहता है। सो आपको समझना पड़ेगा बेटा कि अगर शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल चेंज हो रहा है और आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरी शिफ्ट का पेपर मेरे से नहीं बना, दैट मीन्स अब मेरा जो मैथ्स या बायो का पेपर जो नेक्स्ट आने वाला है वो भी नहीं बनेगा, या कोई भी आपने दिमाग में ऐसा थॉट भी ला दिया, तो हो सकता है आपका ओवरऑल पेपर खराब जाए। पर आपको समझना है कि आपको 3 घंटा जो टोटल आप इन्वेस्ट करने वाले हो, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग आपका परसेंटाइल क्रिएट होता है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि फिजिक्स कैम जब आपका पेपर स्टार्ट होगा, समटाइम्स इट हैपन्स दैट कि कई बार बिकॉज ऑफ सम ग्लिचेस एट द सेंटर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका पेपर 5-10 मिनट आगे पीछे स्टार्ट हो। पर मैं आपको एक्सपीरियंस से बताता हूँ, उससे आपका जो टोटल 90 मिनट्स है वो नहीं जाता है बेटा। सो रिलैक्स रहें। जेई के टाइम पे भी जब पहला शिफ्ट था, मुझे अभी भी याद है जनवरी का, जब फर्स्ट शिफ्ट था ना, जब हमारे थोड़े बच्चे गए थे, तो उनका पेपर हाफ एन आवर बाद में स्टार्ट हुआ था, सम ग्लिचेस चल रहे थे सेंटर के ऊपर।
सो आपको उसका टेंशन नहीं लेना बेटा। आपको अपने टाइम पे जब आप लॉगिन करोगे और लॉगिन करने के बाद जब आपका टाइमर स्टार्ट होगा वहीं से आपका मेन 90 मिनट स्टार्ट होता है। सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी टेक केयर ऑफ। एट द केस ऑफ कि मान लो सेंटर पे कुछ लाइट का इशू हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो वो सीईटी उसके लिए रिजर्व डेट सकता है और वो आपको अकोमोडेट कर देगा एट द लेटर स्टेज, क्योंकि वो सेंटर का कुछ इशू है। अगर ऐसा हुआ तो हमें उस सब का टेंशन नहीं लेगा। आपका मेन फोकस है कि आपको अपना पेपर बेस्ट वे में देना। सेकेंडली, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, फिजिक्स और केम जब आप स्टार्ट करोगे तो पहले तो आपके दिमाग में वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कौन सा पहले सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो। नॉर्मली आई थिंक एवरीवन एग्री विथ मी कि सबसे ज्यादा बच्चे केम स्टार्ट करते हैं, और केम आपका 25 मिनट्स के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, सो दैट आप फिजिक्स में जो रिमेनिंग 65 मिनट्स है वो दे पाओ। पर अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाहूंगा। जब आप केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट करोगे बेटा, तो सबसे पहले लेटर से केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कौन से हैं और आपके वीक चैप्टर्स कौन से हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिफोर गोइंग फॉर द एग्जाम यू शुड अंडरस्टैंड कि आपके स्ट्रॉन्ग और आपके वीक चैप्टर्स कौन कौन से हैं। ये दो बकेट आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। सो मैं एक फिजिक्स का एग्जाम्पल के लेके समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैंने फिजिक्स का पेपर स्टार्ट किया और सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आया साउंड का, और मान लो साउंड चैप्टर मेरा वीक है। तो अगर मेरा वो चैप्टर वीक है तो मुझे पहले वो क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन अगर लेट अस से इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, मतलब थियोरेटिकल अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना आपको पता है कि यार आप साउंड चैप्टर है, मैंने प्रैक्टिस करी है, बट इतना आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ और न्यूमेरिकल पूछा गया है। सो मेरा सबसे बेस्ट तरीका है कि मैं एक ऑप्शन मार्क करूं, यहाँ पे नीचे जो लिखा होता है मार्क फॉर रिव्यू, उसको सिलेक्ट करूं और फिर मैं आगे बढ़ूं। मार्क फॉर रिव्यू इस बेसिकली आपको सबको पता होगा क्योंकि आपने ऑनलाइन टेस्ट दिए होने चाहिए कि वो फैसिलिटी जहां से आप वापस, आपके पास जो पैलेट होता है वहां से आप वो क्वेश्चन को, आपका कलर चेंज हो जाएगा तो आप वहां पे वापस रिटर्न आ सकते हो। अगर आपने अभी अटेम्प्ट नहीं किया, मान लो कि उस टाइम पर अटेम्प्ट नहीं किया, आपने सोचा मैं बाद में अटेम्प्ट करता हूँ, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन बेटा, इफ यू डू नॉट अटेम्प्ट द पेपर और क्वेश्चन, तो वापस रिटर्न आने के लिए देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। यस और नो बेटा? सो द बेस्ट एडवाइस विच आई फील कि आप उस टाइम पे तो मार्क कर दो बेटा, सो दैट मार्क कर दिया है और फिर मार्क फॉर रिव्यू करो, सो दैट आप वापस आके एक बार चेक कर सकते हो। आई थिंक ये समझ में आया बेटा? तो लेट अस से आप कैम स्टार्ट कर रहे हो, तो कैम में आपके स्ट्रॉन्ग और वीक चैप्टर्स है, तो यू स्टार्ट विद कैम, और आपको एक स्टार्टिंग में मोमेंटम क्रिएट करना है। एक क्वेश्चन के पीछे, क्योंकि केमिस्ट्री है तो एक क्वेश्चन के पीछे आप 30 से 45 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, आपको उतना क्विक रहना पड़ेगा। केमिस्ट्री ज्यादा करके आपको पता होगा कि वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट बनाएंगे। फिजिकल थोड़ा सा कम पार्ट रहेगा, क्योंकि सीईटी इस तरह से डिजाइन होता है जहाँ पे न्यूमेरिकल्स में, कैम में स्पेशली न्यूमेरिकल का वेटेज कम होता है और आपका इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का जो पूरा पार्ट है वो ज्यादा होता है। सो वो लोग क्या करेंगे कि आपका जो पूरा पेपर डिजाइन करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि आप पेपर को एक्चुअली में 25 मिनट्स या मैक्स 30 मिनट्स में कंप्लीट कर पाओ। हियर द आइडिया, अगर मैं मान लो कि एक इन जनरल बच्चों के बारे में बात करूं, तो हियर आइडिया इज टू स्कोर मैक्सिमम एंड नॉट टू स्कोर फुल। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। बच्चे कई बार है ना 50 ऑन 50 लाने के चक्कर में दूसरे सब्जेक्ट के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, ये तब है कि अगर आप या तो केमिस्ट्री में बहुत ही जबरदस्त हो, बहुत जबरदस्त। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, वो बोल रहा था कि सर मैंने अभी केमिस्ट्री में एक सवा घंटा दिया और फिजिक्स के लिए मेरे पास 15 मिनट बचे। सो मैंने बोला ठीक है, फिर तूने एक सवा घंटा दिया तो तू फिजिक्स कैम में 50 ऑन 50 ला रहा होगा। बोला नहीं सर, मेरे पास 30 से 32 मार्क्स आ रहे हैं। मैंने बोला तो फिर बेटा क्या मतलब का हुआ, जब तू सवा घंटा देके सिर्फ 32 मार्क्स ला रहा है तब दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर तू सवा घंटा दे रहा है, एक घंटा दे रहा है और तू 50 में से 45 48 ला रहा है, तो मैं बोलूंगा कि बात सही है। पर यहाँ पे मेरे साथ जेई के बच्चे एग्री करेंगे कि आपको तीनों सब्जेक्ट में अगर परसेंटाइल सही होते हैं ना, तो ओवरऑल परसेंटाइल में भी अफेक्ट होता है, बढ़िया बनती है। पर एक परसेंटाइल अगर एकदम कम हो जाती है ना, तो बाकी दो परसेंटाइल ज्यादा होने के बावजूद ओवरऑल परसेंटाइल पे कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाता है। इसीलिए बेटा आपको सब्जेक्ट्स को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। सो मेरे बच्चे को मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर हमारा एम है, लेट अस से आई वांट टू स्कोर 140,
मान लो मेरे पास ये 140 का एक फिगर है कि मुझे 140 स्कोर करना है, तो अंकित सर आप 140 को किस तरह से डिवाइड करोगे? सो मैं हमेशा मेरे बच्चों को बोलता हूँ कि यू शुड डिवाइड दिस इन 3 पार्ट्स फॉर एग्जांपल। सो मैं 140 में से 80 तो मैं बोलता हूँ कि आपको मैथ्स या बायो में स्कोर करना ही चाहिए। सो 80 आपका मैथ्स या बायो होना चाहिए। अब आपके पास 60 बचते हैं बेटा, तो ये जो 60 होता है ना, ये 60 जो आपके पास बचे हुए हैं उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। सो 35 मैं उसको कैम में देता हूँ, और जो रिमेनिंग 25 है उसको फिजिक्स में देता हूँ। ये आपके 140 हुए। अब 140 में परसेंटाइल अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं आपको मिनिमम बोल देता हूँ कि मिनिमम क्या बन जाए। मिनिमम आपके जो परसेंटाइल बनने चाहिए वो 140 पे 96.5 से 97 तक बन जाने चाहिए, मतलब 97 परसेंटाइल तक आप 140 पे रीच कर सकते हो। शिफ्ट पे ऑब्वियसली डिपेंड करता है, बहुत सारे पैरामीटर्स पे भी डिपेंड कर सकता है कि डिफिकल्टी लेवल क्या है एंड सो ऑन। स्टिल एवरेज आउट अगर हम करें तो 140 पे आपके 97 परसेंटाइल बन सकते हैं बेटा। सो अगर मैं 97 परसेंटाइल स्कोर करना चाहता हूँ तो मेरे पास 140 तो चाहिए। और आप यहाँ से यहाँ पे जो मैंने अभी स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है उसमें आपके सब्जेक्ट के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप खेलो। फॉर एग्जाम्पल मेरे थोड़े ऐसे बच्चे हैं जिनका फिजिक्स में स्कोर बहुत अच्छा होता है, सो मैं बोलता हूँ कि बढ़िया है, आप फिजिक्स में 25 का 30 कर लो, कैम 35 का इफ पॉसिबल एक आध 2 मार्क और बढ़ाओ। अगर आपको लगे कि मैं मैथ्स में 80 नहीं स्कोर कर सकता पर मैं फिजिक्स में 30 तक जा सकता हूँ तो ठीक है, मैथ्स में यू स्कोर ट्राई टू स्कोर 74 76, ओके, बट ट्रस्ट मी 140 इज पॉसिबल अगर आप पेपर को शांति से और समझ के करते हो। मैं यहाँ पे बच्चों को ये भी समझाना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे एक चीज नोट कर रहे हो कि आप टोटल 60 मार्क्स ला रहे हो, सो हम बच्चे या हमारा माइंड जो बहुत सारी बार ये बोलता है कि मुझे 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स में करने हैं, पर अगर मैं ऐसा सोचूं कि मुझे 60 या 70 क्वेश्चन और करेक्टली 90 मिनट में करने हैं तो मेरे पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम है। और ये तब पॉसिबल होता है कि मुझे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको मैं शिद्दत से करूं और जो नहीं आ रहे उसको मैं छोड़ूं। तो फर्स्ट जो आपका राउंड होना चाहिए वो इतना फास्ट होना चाहिए कि आपकी जो पेन है ना वो रुकनी नहीं चाहिए बेटा। आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन आ रहा है, सॉल्व करो, आगे बढ़ो, नहीं आ रहा है, अटेम्प्ट करो, मार्क फॉर रिव्यू करो, आगे बढ़ो। ऐसे कर करके आपको आगे बढ़ते जाना है एंड यू ट्राई टू कंप्लीट द पेपर बाय 1 आवर 10 मिनट्स मैक्स। मतलब आपको पूरा फर्स्ट राउंड 1 आवर 10 मिनट्स में पूरा कंप्लीट करना है जिसमें आपके 100 के 100 क्वेश्चन मार्क करके हो चुके हैं। अब जो रिमेनिंग 15 से 20 मिनट बचते हैं उसमें आप चाहो तो मार्क फॉर रिव्यू में जाके फिर गो थ्रू कर लो कि आप कहाँ पे आंसर को चेंज कर पाओगे। सो दैट अब मान लो कि लास्ट में आपने 20 क्वेश्चन ऐसे रखे थे या 30 क्वेश्चन ऐसे रखे थे मार्क फॉर रिव्यू और आपने 15 देख लिए, 15 मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन में से देखा अच्छा इसमें बी के बदले सी आ सकता है, सी के बदले ए आ सकता है, सो ऑन, आपने वो चेंज कर दिए, तो रिमेनिंग तो 15 आपके मार्क थे ना, जहाँ पे आपको अब वो कभी भी आपको वो जो बोलते हैं ना कि गीला शिकवा नहीं होगा कि सर मेरा 2-3 क्वेश्चन छूट गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सीईटी में ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यू शुड अटेम्प्ट द पेपर कंप्लीटली, एक क्वेश्चन भी आप नहीं छोड़ सकते। सेकेंडली, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी शुड बी वेरी वेरी क्लियर। पेपर स्टार्टिंग से मोमेंटम के साथ शुरुआत करनी पड़ेगी। फिजिक्स कैंप कैसा भी जाए, ऊपर नीचे हो, आपको समझना है कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रिलेटिव। मार्क्स सबके साथ नॉर्मलाइज होकर आपके परसेंटाइल बनेंगे। 140 आपको मिनिमम स्कोर लाना है, फॉर दैट 97 परसेंटाइल आप ला सकते हो। ये तो मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि अगर अभी भी आप चाहो तो 140 इज नॉट दैट डिफिकल्ट। और अगर उसके बाद मैं बात करूँ, सो फिजिक्स कैंप जैसे खत्म होता है तो बीच में 10 मिनट का आपके पास गैप होगा, उसमें अपने आप को काम रखो और उसके बाद जब आप मैथ्स या बायो स्टार्ट करो तो फिजिक्स कैंप कैसा भी गया है उसको अलग करके मैथ्स और बायो को बैच लो। जितना आपने फिजिक्स कैंप, मान लो आपका फिजिक्स कैंप आपने जो सोचा है उससे 10 मार्क कम आ रहा है, आपके दिमाग में आ गया होगा कि मान लो पेपर इतना ग्रेट नहीं गया, सो आपको ऐसा सोचना है कोई बात नहीं, भगवान ने दूसरा चांस दिया है मैथ्स या बायो में, सो मैं वहां पे ट्राई करूंगा स्कोर करने का। अगेन आपको एक चीज समझनी है, आपको वहां पे अगर 35 या 40 क्वेश्चंस करेक्ट करने बेटा तो 35-40 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं सही वे में, रिमेनिंग 10-15 को आपको क्या करना पड़ेगा,
रैंडम या जो तुक्का जो आप बोलते हो, जो वो मारना पड़ेगा। सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस इज द की इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम राइट नाउ। ये स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी है फॉर MST CET 2023 और एनी अदर एग्जामिनेशंस जिसमें आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं होती बेटा। बाकी सब चीज आपके पास ऑलरेडी है। यू हैव गुड नॉलेज, यू हैव द रिसोर्सेस। आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड उस दिन पे सही यूज करो, पैनिक मत हो। एग्जामिनेशन सेंटर पे पहले जैसे बताया हुआ है पहुंच जाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स जो बोले गए हैं वो लेके जाओ। एक दिन पहले एवरीथिंग आपके पास रेडी होना चाहिए। टाइम पे पहुंचो, पेरेंट्स को इफ पॉसिबल प्लीज साथ में लेके जाओ। अगर एग्जामिनेशन सेंटर दूर है तो एब्सोल्युटली यस। सेंटर अगर बहुत ज्यादा दूर है तो पॉसिबल है तो पहले सेंटर देख लो, सो दैट कोई प्रॉब्लम आपके साथ ना हो। ऐसा कुछ भी मत करो जिसकी वजह से आप उस दिन पे 3 घंटे की एग्जाम जो आपके लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें से आपको निकाल देंगे। सो अवर फोकस इज टू स्कोर गुड, अवर फोकस इज टू बिकम अ गुड इंजीनियर और एनी अगर आप कोई भी फील्ड में जा रहे हो, बट बाय योरसेल्फ, हमारे साथ नियत के साथ चीजें करनी है और उसके लिए कोई भी दूसरी चीज का आपको सहारा नहीं लेना बेटा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें स्ट्रिक्ट होती है, एवरीथिंग इज अंडर द ऑब्जर्वेशन, CCTV से लेके एवरीथिंग। आपका मेन फोकस आपका पेपर होगा। सेंटर में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह का माहौल है, एटमॉस्फेयर है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका जो मेन आपका ब्रेन है वो वर्क करना चाहिए उस टाइम। बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते मन ही मन में, यार मेरे सेंटर में ये है, गर्मी हो रही है, ठंड लग रही है। बेटा जब पेपर साथ में है ना और आपको क्लियर करना है और आपको पता है ना मेरा ये गोल है कि मुझे COAP जाना है, मुझे VJTI जाना है, तो फिर बेटा बाकी सब चीज दिखनी नहीं चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास ये लक्ष्य है और उसको मुझे कंप्लीट करना ही। दैट्स इट। ये आपके पास है द CET का पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी। गिव योर बेस्ट शॉट, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ प्रोग्रामेटिक्स। अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना है बेटा, मिस मत करो एक भी क्वेश्चन को, ये हमारी एडवाइस होगी। और फिर जल्दी मिलेंगे विद अवर नेक्स्ट सीरीज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।